Welcome to ABC Campus. Our subject is CAF 3 Business Law, Chapter number 10 Negotiable Instruments Act, ninth video on the topic Rules Regarding Checks from ICAP Study Text 2020, and I am your facilitator Kashif Adil. So, rules relating to payment of check. First rule is that if payment of check is a check is crossed especially more than once, how its payment of check would be dealt. तो मोर देन वंस जो है वो क्रॉसिंग अलाउड होती है, लेकिन उसमें सिर्फ ये सिचुएशन अलाउड होती है स्पेशली कि जिस बैंकर पे स्पेशली क्रॉस किया गया था वो आगे कलेक्शन के लिए अपने एजेंट को, किसी शहर में उनकी ब्रांच नहीं होती तो वहाँ पर कलेक्शन के लिए अपने एजेंट के लिए स्पेशली क्रॉस कर सकते हैं। अगर एक ओरिजिनली ही एक चेक पर क्रॉसिंग अकाउंट होल्डर ही कर दे या कोई होल्डर कर दे कि एबीसी बैंक के नाम से भी कर दिया और XYZ बैंक के नाम से भी कर दिया, तो फिर बैंकर को इसकी पेमेंट लाजमी रिफ्यूज़ करनी होगी। तो वेयर द चेक इज क्रॉस स्पेशली टू मोर देन वन बैंकर except when crossed to an agent for collection, the banker to whom it is drawn shall refuse payment thereof। तो फिर पेमेंट रिफ्यूज़ करनी होगी। हाँ, आपने एबीसी बैंक को दिया, एबीसी बैंक जो है वो आगे किसी शहर में उनकी ब्रांच नहीं थी, वहाँ पे किसी नेशनल बैंक को देते हैं कि जी वो कलेक्शन कर दें, दैट वुड बी एक्सेप्टेबल। तो स्प्रिंग 2016 में क्वेश्चन भी है 2 मार्क्स का कि अंडर द प्रोविजन ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ क्रॉसिंग अ चेक। तो पर्पस ऑफ क्रॉसिंग द चेक ये होता है कि काउंटर पर पेमेंट ना हो, बल्कि जो पेमेंट है वो बैंकर के थ्रू हो ताकि उसको ईजिली ट्रेस किया जा सके। अच्छा, दूसरी चीज़ ये पूछिए, आल्सो स्टेट वेदर अ चेक कैन बी क्रॉस स्पेशली मोर देन वंस। यस, चेक कैन बी क्रॉस मोर देन वंस स्पेशली इन फेवर ऑफ एजेंट फॉर कलेक्शन। इसके अलावा क्रॉसिंग होगी तो पेमेंट रिफ्यूज़ हो जाएगी। तो मोर देन वंस अलाउड है, लेकिन उसकी बड़ी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि जहां पर चेक क्रॉस किया जाए टू एन एजेंट फॉर कलेक्शन बाय द बैंकर। पेमेंट इन ड्यू कोर्स। अब पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब होता है प्रॉपर पेमेंट, यानी जो पेमेंट की गई है वो अपेरेंट टेन्योर के अंदर की गई है। पेमेंट जिस शख्स को की जा रही है उसके कोई नेग्लिजेंस नहीं की गई, कोई सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस थे तो उसको प्रॉपरली इंक्वायरी करके फिर पेमेंट की गई है। तो जब पेमेंट प्रॉपर की जाएगी क्रॉस चेक की, तो वेयर द बैंकर ऑन होम अ क्रॉस चेक इज ड्रॉन मेक्स पेमेंट इन ड्यू कोर्स, द पेइंग बैंकर एंड द ड्रार। तो जो जिस बैंक ने पेमेंट की अगर ड्यू कोर्स में किया, इसका मतलब है प्रॉपर की है, तो और जो ड्रार है जो अकाउंट होल्डर है, टू बी पोजिशन एज इफ द चेक हैड बीन पेड टू एंड रिसीव्ड बाय द ट्रू ऑनर देयर ऑफ। तो फिर वो उस पोजीशन में होंगे कि उन्होंने ट्रू ऑनर को पेमेंट कर दी है। हालांकि हो सकता है कि जो ट्रू ऑनर है उस को पेमेंट ना मिली हो, उसके पास से किसी ने चोरी कर ली हो। अब मैं इसकी एक मिसाल आपको यहाँ पर दे देता हूँ कि आपने एक आपका बैंक अकाउंट है अलाइड बैंक में और आपने उसका चेक दिया मिस्टर अली को। अच्छा, आपने अकाउंट पे की क्रॉसिंग कर दी और मिस्टर अली को चेक दे दिया। उनके पास से किसी ने चोरी कर लिया और जिसने चोरी किया उसके पास एक और पर्सन था, उसका नाम भी अली ही था, तो उन्होंने उसके अकाउंट में के थ्रू जो है ना वहाँ पे पैसे ले लिया। पेइंग बैंकर ने तो ये देखा कि हाँ जी हमारे पास चेक आया है पेमेंट के लिए और जिस अकाउंट में ये जाके क्रेडिट होगा वो भी मिस्टर अली का है, मिस्टर अली का नाम ही लिखा हुआ है, अकाउंट पे की क्रॉसिंग भी है और उन्होंने पेमेंट कर दी। तो यहाँ पर देखें ना, ड्रार का कोई फॉल्ट है ना पेइंग बैंकर का कोई फॉल्ट है, तो उनकी जो सिचुएशन होगी वो ये समझेगी कि उनकी तरफ से ट्रू ऑनर को पेमेंट हो गई। अब जो ओरिजिनल मिस्टर अली हैं उनको दूसरे जो साहब हैं जिन्होंने उनसे चोरी किया उनके ऊपर केस करना चाहिए और ट्रेसेबिलिटी को फोकस करते हुए उनसे अपने पैसों की रिकवरी करनी चाहिए। सेक्शन 129 पर है पेमेंट ऑफ क्रॉस चेक आउट ऑफ ड्यू कोर्स, यानी जहाँ पर जो चेक की पेमेंट है वो प्रॉपर नहीं है, सस्पिशियस सर्कमस्टांसिस थे लेकिन बैंक ने प्रॉपर इंक्वायरी नहीं की, या जो अकाउंट पे ही वाला चेक था उसकी काउंटर पर पेमेंट कर दी, तो ये आउट ऑफ ड्यू कोर्स होगा, यानी प्रॉपर वे में नहीं हुआ। तो वेयर अ बैंकर ऑन होम अ क्रॉस चेक इज ड्रॉन मेक्स अ पेमेंट आउट ऑफ ड्यू कोर्स, द पेइंग बैंकर शैल बी लायबल।
तो ऑब्वियस सी बात है जहाँ प्रॉपर पेमेंट नहीं हुई तो पेइंग बैंकर जो है वो ट्रू ऑनर को लायबल होगा फॉर एनी लॉस जो उस चेक की पेमेंट की वजह से, उस तरीके से पे करने की वजह से पे हो गया। तो अगर मिस्टर अली के पास से जो है ना चेक, हम कहते हैं कि चोरी कर लिया गया और उसे काउंटर पे पेमेंट ले ली गई, हालांकि उस पर अकाउंट पे की क्रॉसिंग हुई हुई थी, तो क्रॉसिंग हुई हुई थी तो उसे काउंटर पे पेमेंट नहीं होनी चाहिए थी, तो जो मिस्टर अली को नुकसान हुआ वो बैंक से क्लेम कर सकते हैं। प्रोटेक्शन टू द बैंकर इन केस ऑफ डिफेक्टिव टाइटल, और ये जिस बैंकर की बात हो रही है वो कलेक्टिंग बैंकर है। कलेक्टिंग बैंकर वो बैंक होता है जब हमें किसी से चेक मिलता है तो हम अपने बैंक में वो चेक जमा करवाते हैं कि जी ये चेक के पैसे प्रोसेस करवा दें। तो हमें कहीं से चेक मिलता है और हम अपने बैंक में जो जमा करवाते हैं तो हमारा बैंक कलेक्टिंग बैंकर है। तो कलेक्टिंग बैंकर इज़ वन हु रिसीव द पेमेंट ऑफ अ क्रॉस चेक ऑन बिहाफ ऑफ हिज कस्टमर, यानी वो बैंक जो अपने कस्टमर के बिहाफ पे किसी दूसरे बैंक से पेमेंट ले रहा होता है। सो अगर कलेक्टिंग बैंकर ने चेक कलेक्ट किया ऑन बिहाफ ऑफ अ पर्सन हुज टाइटल टू द चेक वाज डिफेक्टिव, he would be protected and would not be held liable इन कन्वर्जन टू द ट्रू ऑनर। तो वो ट्रू ऑनर को लाइबल नहीं होगा, लेकिन उसको तीन बातें साबित करनी पड़ेंगी। पहली बात ये कि ही एक्टेड इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस, यानी उन्हें जो चेक की अमाउंट और चीज़ें लग रही थी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था और उन्होंने गुड फेथ में, सिर्फ उन्होंने तो अपने क्लाइंट को पैसे कलेक्ट करके देने हैं तो वो करके दिए उन्होंने। द चेक वॉज ऑलरेडी क्रॉस बिफोर इट रीच्ड हिज एंड, तो चेक क्रॉस हुआ था, उन्होंने खुद से उसके अंदर कोई क्रॉसिंग ऐड नहीं की, तो जो चेक क्रॉस हुआ था उसके ट्रेसेबिलिटी के मुताबिक उन्होंने लिया। ही रिसीव्ड द पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ अ कस्टमर एंड नॉट ऑन हिज अकाउंट, यानी बैंक ने किसी कस्टमर के बिहाफ पे पैसे कलेक्ट किए हैं, अपने लिए नहीं किए, तो एजेंट के तौर पर एक्ट किया है, तो लाइबल जो है वो तो उसका प्रिंसिपल होगा। सो इट मे बी नोटेड दैट द इफ बैंकर क्रेडिट हिज कस्टमर अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ चेक बिफोर रिसीविंग पेमेंट, he does not become a holder for value and the protection shall be available. Protection shall be available means he would still not be liable. तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है इसका मतलब ये है कि हमने अपने बैंक में एक चेक दिया, बैंक ने उसे आगे लेना था, दूसरे शहर से प्रोसेस होना था, तो 3 दिन बाद पैसे मिलने थे, लेकिन बैंक ने हमारे अकाउंट में अभी से पैसे डाल दिए कि बाद में वहाँ कराची से पैसे आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी बैंकर लायबल नहीं होगा, यानी वो चेक को पूरा प्रोसेस करवाने से पहले हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर देता है, स्टिल इट वुड बी ओके। लेकिन अगर जो प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं होगी जहाँ पे बैंकर अकाउंट पे ही का क्रॉस चेक हो और वो अकाउंट होल्डर में जो है ना उसकी पेमेंट होनी हो, टू बी क्रेडिट टू एनी अकाउंट अदर देन पे, तो जिसका नाम लिखा हुआ है उसके अलावा किसी अकाउंट में अगर वो क्रेडिट कर देते हैं, फिर ये तो उनकी तरफ से नेग्लिजेंस है, या ये साबित हो जाता है कि जो इंडोर्समेंट थी वो फोर्ज थी, जो लास्ट उनके अकाउंट होल्डर की, यानी साइन जो थे वो जाली थे और वो उनके क्लाइंट के जाली थे, तो फिर वो बैंक लाइबल होगा। तो प्रोटेक्शन इज़ नॉट अवेलेबल मीन्स के बैंक लाइबल हो जाएगा। फिर है जी प्रोटेक्शन टू द बैंकर क्रेडिटिंग चेक क्रॉस्ड अकाउंट पे। तो अकाउंट पे वाला चेक अगर आता है कलेक्टिंग बैंकर के पास और हैज़ कलेक्टेड अ चेक विच डज नॉट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी अपेयर्स टू बी क्रॉस्ड अकाउंट पे और टू हैव हैड अ क्रॉसिंग अकाउंट पे विच हैज़ बीन ऑब्लिटरेटेड और आल्टर्ड द बैंकर इन गुड फेयर। अब अकाउंट पे वाला चेक आता है तो वो तो देखें प्रॉपरली ट्रेसेबल होता है, तो अगर आपको नज़र आता है कि जी ओरिजिनली अकाउंट पे ही नहीं था, बाद में से अकाउंट पे ही बनाया गया और उसकी भी बैंकर जो है वो गुड फेथ में विदाउट नेग्लिजेंस पेमेंट कलेक्ट करके क्रेडिट कर देता है प्रोसीड कस्टमर को, तो उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी क्योंकि चेक क्रॉस था। जब चेक अकाउंट पे के तौर पर क्रॉस हो तो वो ओरिजिनल होल्डर ने किए थे, मेकर ने किए थे, ये बैंक के ऊपर लायबिलिटी नहीं आती, लेकिन बस शर्त ये है कि उन्होंने जो पेमेंट कलेक्ट की हो वो गुड फेथ में की हो और विदाउट नेग्लिजेंस की हो। सो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, अ चेक इज ड्रॉन पेबल टू बिलाल और ऑर्डर, इट इज स्टोलन एंड बिलाल endorsement is forged. The banker pays the check in due course. Is the banker discharged from liability? Would it make any difference if the drawer signature were forged? तो दो क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या बैंकर डिस्चार्ज होगा, तो इसमें ये देखें कि बैंक के पास हर इंडोर्सर के साइन तो होते नहीं,
उसके पास तो अपने क्लाइंट के साइन होते हैं सिर्फ। तो वेयर अ चेक पेबल टू ऑर्डर प्रपोज टू बी इंडोर्स बाय और ऑन बिहाफ ऑफ पे, जो बिलाल के बिहाफ पे था, तो जो कलेक्टिंग बैंकर है वो डिस्चार्ज हो जाता है बाय पेमेंट इन ड्यू कोर्स। भाई कोई उन्हें सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस नज़र नहीं आए या नज़र आए तो उन्होंने प्रॉपर इंक्वायरी कर ली, तो उसके बाद भी अगर वो पेमेंट कर देते हैं तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स है। तो बैंकर जो है वो डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी होगी, लाइबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि एज अ बैंकर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू नो द सिग्नेचर ऑफ पेज हु आर नॉट द क्लाइंट्स ऑफ बैंक। तो बिलाल जो है उनका कस्टमर थोड़ी है, उनका कस्टमर तो वो शख्स है जिसने बिलाल से चोरी की है, तो बिलाल के साइन उनको नहीं पता और वो उसको चेक भी नहीं कर सकते, तो उसमें बैंक की कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, इट वुड बी डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी। ये पहले बात का आंसर हो गया। दूसरा है कि वुड इट मेक एनी डिफरेंस इफ द ड्रार सिग्नेचर वर फोर्ज। ऑन द अदर हैंड बैंकर पेइंग अ चेक ऑन विच ड्रार सिग्नेचर इज फॉर्ज इज रिस्पॉन्सिबल एंड शुड बेयर द लॉस, क्योंकि अपने क्लाइंट के सिग्नेचर्स तो उन्हें पता होने चाहिए, तो अगर वो जाली सिग्नेचर किए गए तो उसके लिए पेइंग बैंकर जो है वो लाइबल होगा। रेवोकेशन ऑफ बैंकर्स अथॉरिटी, तो ये सेक्शन 122A है एंड इट रिक्वायर्स कि ये ड्यूटी एंड अथॉरिटी है बैंकर की कि वो चेक ड्रॉन ऑन हिम बाय हिज कस्टमर जो है उसको डिटरमिन करे अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रमेंड ऑफ पेमेंट, यानी अगर उसे पेमेंट से रोक दिया गया तो फिर वो ना करे पेमेंट। नोटिस ऑफ कस्टमर डेथ, जैसे ही उसे पता चले कि कस्टमर की डेथ हो गई तो उसके अकाउंट से पेमेंट करना रोक दे जब तक कि फिर लीगल प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता और जो इनहेरिटेंस जो है वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। और इसी तरह जब कोई नोटिस मिलता है कि कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया है, उसकी एडजुडिकेशन हो गई है एज एन इंसॉल्वेंट, तो फिर ऑफिशियल असाइनी के हवाले करना पड़ेगा सब कुछ, तो जब तक वो डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं हो जाती तो वो उस अकाउंट से कोई पेमेंट नहीं करेंगे। इसको हम एग्जाम्पल्स में देखते हैं। Anam drawn a bearer check on her banker but lost it before encashment, तो खुद पैसे निकलवाने के लिए एक बेयर चेक बनाया होगा और वो गुम हो गया। शी इन्फॉर्म द बैंकर इमीडिएटली द चेक नंबर एंड डिटेल, फ़ौरन जो है ना बैंक को इन्फॉर्म कर दिया कि भाई ईमेल के थ्रू, लेटर के थ्रू, एक एप्लीकेशन के थ्रू या इवन टेलीफोनिकली कि ये चेक नंबर है और ये चेक की डिटेल्स हैं, तो ये गुम हो गया है, इसको जो है ना आप इस पे पेमेंट ना करें। तो किसी को वो चेक मिल गया, समवन फाउंड दैट बेयर चेक एंड इज़ डिमांडिंग द पेमेंट, तो बैंकर को रिफ्यूज़ कर देना चाहिए। तो ऐसे में बैंकर मस्ट रिफ्यूज़, क्योंकि चेक जो है उसकी काउंटरमेंड पेमेंट कस्टमर की तरफ से आ गई। अब बाद में हाँ वो बंदा कहता है कि नहीं जी मुझे तो वैलिडली ये चेक मिला था अनम से, तो वो उस पर अनम पे केस कर सकता है। बैंकर को यहाँ पे लाजमी तौर पर इन सिचुएशन में रिफ्यूज़ करना चाहिए। एग्जाम्पल 59 देखते हैं। अ कस्टमर डाइड ऑन 16 मार्च, हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन्फॉर्म द बैंकर ऑफ हिज डेथ ऑन 24 मार्च, द बैंकर मस्ट रिफ्यूज टू ऑनर चेक फ्रॉम 7th March. However, the banker is not liable if any payment of check was made from 16 March to 26 March. अच्छा यहाँ पर जो डेट है ये 26 होनी चाहिए। तो जिस डेट पे डेथ इन्फॉर्म हो गई तो वो उससे ऑनवर्ड जो है वो रिफ्यूज़ करेंगे, उससे पहले तक की जो पेमेंट है वो कर चुके हैं उसके लिए वो लायबल नहीं होंगे। यहाँ पे भी एक करेक्शन आएगी, इसे 26 जो है मार्च कर लें डेट को। अब है जी चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज का डिफरेंस। तो चेक जो है वो हमेशा बैंकर पे ड्रॉ होता है, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो किसी भी पर्सन पर हो सकता है, बैंकर भी और बैंकर के अलावा भी। चेक ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड होता है, जबकि बिल जो है वो पेबल ऑन डिमांड भी हो सकता है और टाइम इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है। चेक जो है वो पेबल टू बेयरर ऑन डिमांड वैलिड होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो पेबल टू बेयरर ऑन डिमांड जो है वो वाइड होता है। अलबत्ता इसे बाद में बेयरर बनाया जा सकता है बाय इंडोर्समेंट इन ब्लैंक। चेक की कोई एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड नहीं होती, जबकि बाकी बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड होती है। चेक के ऊपर कोई स्टैंप लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉपरली स्टैम्प्ड होता है, बल्कि उसमें रूल ये होता है कि जितनी ज़्यादा वैल्यू का बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उतनी ज़्यादा वैल्यू की स्टैंप भी उसके ऊपर लगानी होती है, जो पोस्ट ऑफिस से मिल जाती है। चेक जो है वो क्रॉसिंग भी की जा सकती है सेफ्टी के लिए, बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई क्रॉसिंग का रूल नहीं है, अदर यानी चेक के अलावा जो बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं उनमें कोई क्रॉसिंग का रूल नहीं है।
चेक की पेमेंट जो है वो स्टॉप भी की जा सकती है, यानी ड्रॉर अगर मना कर दे बैंक को तो बैंक रिफ्यूज़ कर देगा, जबकि बिल की पेमेंट जो है वो नहीं रोकी जा सकती। चेक के ऊपर नोटिंग और प्रोटेस्ट का, यानी जब वो डिसऑनर हो जाए अगर चेक, तो नोटिंग और प्रोटेस्ट का कोई स्पेसिफिक जो प्रोसीजर नहीं है, जिस तरह का प्रोसीजर प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में मौजूद होता है। तो उसमें डिसऑनर हो जाए तो उसको बाकायदा नोटरी पब्लिक जो कचहरी में बैठे होते हैं लोग ऑफिशियल्स, उनके पास जाकर उसको डिसऑनर को नोट करवाना होता है और बाज़ात उस पर प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना होता है इन दियर रजिस्टर। तो चेक में ये प्रोसेस नहीं होता, सिर्फ आप बैंक से एविडेंस ले लेते हैं कि जी ये चेक जो है उस पर पेमेंट नहीं की जाएगी, और फिर फर्दर जो लीगल एक्शन उस पर लेना होता है वो लिया जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।